चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, ऑडिट की डेफिनेशन हो गई थी, ऑडिट की प्रोसेस में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं ये बात हो गई थी, स्कोप ऑफ ऑडिट हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ऑडिट की डेफिनेशन क्लियर है। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी, ठीक है, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर इट। ऑडिट की प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है? पहले ये समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है। ट्रांजैक्शन होती है, फिर कंपाइलेशन होती है, उसकी लेजर्स बनते हैं, फिर उससे क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर चेक करेगा कि ट्रांजैक्शंस में कोई ओमिशन तो नहीं है, कोई भूल चूक तो नहीं है, हर ट्रांजैक्शन की सपोर्टिंग है या नहीं है, कंपाइलेशन जो है वो प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है, प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट और डिस्क्लोज हुई है या नहीं हुई है शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ये सब चेक करने के बाद ऑडिटर ओपिनियन देगा, फाइनल ओपिनियन, कि मेरी राय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ओके। स्कोप ऑफ ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट कवर होते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट में जो एविडेंस मैनेजमेंट हमें चल के देती है, हमें वो एविडेंस क्या करने होते हैं? सही मानने होते हैं, ठीक है, जब तक हमें उसके ऊपर डाउट ना हो, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट। सबसे पहली बात, हम एक्सपर्ट किसके? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के। तो हमें अपने डोमेन से बाहर नहीं जाना। अगर हमें मशीन के स्ट्रक्चर की वैल्यूएशन करनी है, मशीन की सॉरी कंडीशन की वैल्यूएशन करनी है, सिविल स्ट्रक्चर की वैल्यूएशन करनी है, तो ये हमारे स्कोप में नहीं आता, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई एरिया ऐसा है जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत है, तो एक ऐसे आएगा ऐसे 620, तो हम उसमें एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। कि हम उसके एक्सपर्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इंजीनियर को बुलाओ, ठीक है, ओके। ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हमें मैनेजमेंट ने दिए हैं, हम उनको क्या मान के चलते हैं? ऑथेंटिक मान के चलते हैं, जब तक कि डाउट ना हो। अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, डॉक्यूमेंट पे कटिंग है, डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो डाउट क्रिएट होता है। नहीं तो हम डॉक्यूमेंट को क्या मानेंगे? ऑथेंटिक मानेंगे। डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करना, ये हमारे स्कोप में नहीं आता, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि हो सकता है जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट भी ना हो, बट हम ऑडिट करने आए, हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए, तो ये ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन हमारे स्कोप में नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? ऑडिट जो है वो जनरल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, हर साल होती है, और उसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, और ये रिपोर्ट किसको जाती है? शेयर होल्डर को जाती है। जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है, जनरल एग्जामिनेशन नहीं होता। ये हर साल हो ऐसा जरूरी नहीं है, होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करे तभी ऑडिट होती है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें सीएओ ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें टीम ऑफ एक्सपर्ट आते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होता है, और इसमें रिपोर्ट किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑडिट के अंदर हमने क्या बताया था कि ऑडिट का बेसिक प्रिंसिपल तो चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस होने वाले हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी जो ओपिनियन होती है वो सर्टिफिकेशन नहीं होती। ओपिनियन का मतलब क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस, यानी कि 100% अश्योरेंस नहीं है। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है फुल अश्योरेंस, यानी कि 100% अश्योरेंस। क्यों नहीं दे सकते हम फुल अश्योरेंस, 100% अश्योरेंस? क्योंकि ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कभी भी हटाई नहीं जा सकती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनहेरेंट लिमिटेशन। ये चार होती हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा टाइमलीनेस एंड कॉस्ट बैलेंस, और चौथा अदर। इसके आगे बढ़ना है अपने को। आओ, सबसे पहले ऑडिट कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट दो तरह की होती है, एक वॉलेंट्री और एक मैंडेटरी। वॉलेंट्री ऑडिट का मतलब क्या है? जिसमें हमारी इच्छा होती है कि हम ऑडिट करवाएं या ना करवाएं। और मैंडेटरी ऑडिट का मतलब क्या है? कोई इच्छा नहीं है भाई, करवानी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन इट इज मेंशन्ड इन एक्ट, जब एक्ट में मेंशन्ड हो कि भैया ऑडिट करवानी पड़ेगी टू गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैंडेटरी ऑडिट। तो वॉलंटरी ऑडिट क्या हुई? विच इज नॉट मैंडेटरी, विच इज नॉट मैंडेटरी।
जो मैंडेटरी ना हो। ओके, ऐसी कौन सी ऑडिट है जो एक्ट में लिखी हुई है कि कंपलसरी है? एग्जांपल, कंपनी ऑडिट अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी एक्ट, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, नाइनटीन 61 एटसेट्रा। इंश्योरेंस कंपनी की भी ऑडिट कंपलसरी होती है, बैंकिंग कंपनी की ऑडिट भी कंपलसरी होती है, सब ये कंपलसरी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अब ये बात उठती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ऑडिट के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं? अब ऑडिट फ्री में तो होती नहीं, अब जो भी ऑडिट करवाएगा उसका क्या लगेगा? खर्चा तो लगेगा। तो एक्ट क्यों कंपलसरी कर रहा है कि आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी? या फिर कोई, जब ऑडिट कंपलसरी है ही नहीं तो कोई बंदा ऑडिट खुद क्यों करवाएगा? हाँ, ये बात है। तो यहां पर टॉपिक आता है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है बेटा। 5 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन, ऑडिट क्या होती है और ऑडिट के क्या बेनिफिट है? ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन कंपनी। क्या मतलब हुआ? मतलब समझो बेटा, शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं। इन्होंने पैसा कहां इन्वेस्ट किया हुआ है? कंपनी में। क्या शेयर होल्डर कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने कंपलसरी है? क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर होना जरूरी होता है? नहीं जी, कोई कंपलसरी नहीं है। तो हमने पैसा किस में इन्वेस्ट कर दिया? कंपनी में। ठीक है, अब शेयर होल्डर पैसा लगा के कहा बैठे हैं? अपने घर। कंपनी के फंक्शंस को मैनेज करना, बुक्स को मैनेज करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये सब काम किसका? मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक बात है ना? अब शेयर होल्डर कह रहे कि कल को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कुछ भी भांजी मार जाए, कोई भी गलत हरकत कर दे, कोई भी छीछी हरकत कर दे, हमें कैसे पता लगेगा? और नुकसान अल्टीमेटली किसका होना है? शेयर होल्डर का। तो हमारा कंपनी में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट, स्टेक, हिस्सा, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमें कैसे पता लगेगा कंपनी में जो हमारे पैसे हैं वो सेफ है या नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर बताएगा ना बेटा। ऑडिटर कहता है मैं बताऊंगा, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करूंगा और मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इसमें कोई घपला तो नहीं है। ऑडिटर, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता हूं तो उसमें अगर कोई मैटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो मैं उसको बता दूंगा, आपको रिपोर्ट कर दूंगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिट का सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होता है? मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, ये क्या पॉइंट है? हो सकता है मैनेजमेंट गड़बड़ ना करे, कंपनी में जो एम्प्लॉइज है वो गड़बड़ करे। अब कंपनी के एम्प्लॉइज को जब पता है कि हर साल के एंड पे, हर साल के एंड पे सीए आएगा जो कि एक एक्सपर्ट बंदा होगा, क्या करने आएगा? ऑडिट करने आएगा। और वो हमारे सारे हिसाब किताब ट्रांजेक्शन्स को क्या करेगा? चेक करेगा। और भैया ये ऑडिटर जो होता है ना, ये एक्सपर्ट बंदा होता है, इससे कोई भी एरर और फ्रॉड छुपता नहीं है। तो इनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हम कोई भी गड़बड़ ना करें। फ्रॉड तो भूल ही जाओ, एरर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरर भी कर दी तो ऑडिटर पकड़ लेगा और कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे।
ये इम्प्लॉइज के ऊपर क्या आ गया, एक प्रेशर आ गया कि हम गड़बड़ नहीं करें। जब हमें ये पता हो ना कि हमारा काम कोई चेक ही नहीं कर रहा तो हम गड़बड़ कर लेंगे। जब हमें ये पता लग जाए हर साल चेक होएगा और जो चेक करने आएगा वो एक इंडिपेंडेंट बंदा होगा और एक्सपर्ट होगा, तो हम जो गड़बड़ आज करेंगे वो बचेगी नहीं, तो हम गड़बड़ करेंगे नहीं ना बेटा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है, ऑडिट असिस्ट इन, इट असिस्ट प्रोवाइड असिस्टेंस टू गवर्नमेंट, प्रोवाइड असिस्टेंट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, गवर्नमेंट को किस चीज में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? इन डिटर्मिनेशन ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमाइन? डिटर्मिनेशन, फाइनलाइज, कंफर्म ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि इस कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, क्या इसने सही टैक्स पे किया है, तभी तो टैक्स ऑडिट होती है। बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। किस लिए? इन डिसाइडिंग या इन मेकिंग क्रेडिट डिसीजन। क्रेडिट डिसीजन, क्रेडिट डिसीजन का मतलब क्या है? हम इस कंपनी को लोन दे या ना दे। कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या मांगेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कंपनी कुछ भी लिख के दे देगी, ठीक है, कितनी भी एसेट लिख के दे देगी। ऑडिटर क्या बताएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो इसके बेस पर डिसीजन लेना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ये किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है? क्रेडिटर्स को। सेम इन मेकिंग क्रेडिट डिसीजन, कि मैं उसको उधार माल दूं या ना दूं, या मैं अपना कब पैसा विड्रॉ करूं। सेम ये असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर्स को। इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये कंपनी की मैनेजमेंट को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कंपनी के मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? मैं ध्यान दिलाऊंगा आपका, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करूंगा तो जहां जहां मुझे गड़बड़ मिली मैं मैनेजमेंट को बताता हूं एक बार कि भैया यहाँ गड़बड़ है, इसको क्या करो, ठीक करो। अगर ठीक नहीं करोगे तो मैं रिपोर्ट में डालूंगा। तो ये मैनेजमेंट को क्या बताता है? इन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैं बताऊंगा कहां कहां पर गड़बड़ है और इन गड़बड़ को आप क्या कर लीजिए? ठीक कर लीजिए। मैं मैनेजमेंट को हेल्प करूंगा इन डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ऑडिटर जो है वो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, क्योंकि जहां जहां कंट्रोल वीक मिलेंगे वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक बात है ना, ताकि मैं उस वहां पर ऑडिट प्रोसीजर क्या रख सकूं? ज्यादा। तो जहां मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कमी मिल गई वहां पर मैं मैनेजमेंट को बता देता हूं कि सर यहाँ पर मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कमी मिली है, मुझे रिस्क ज्यादा लग रहा है, आप भी ध्यान रखो कि यहाँ पर ये कमी दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट है जो ऑडिट के होते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, ऑडिट। ये तो हमें पता लग गया, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक वर्ड आता है इंगेजमेंट, एक वर्ड आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट वर्ड जो है वो बड़ा वर्ड है इन कंपैरिजन ऑफ ऑडिट। ठीक है, वैसे इंगेजमेंट का जनरल मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। इंगेजमेंट का जनरल मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट करना। टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज। वैसे कोई भी सर्विसेज हो सकती है बट हम यहां पर क्या लिखेंगे? प्रोफेशनल सर्विसेज। अब मुझे बताओ क्या सीए ऑडिट की ही प्रोफेशनल सर्विस देता है? नहीं सर, सर्विसेज तो काफी सारी होती है। तभी मैंने लिखा कि इंगेजमेंट वर्ड जो है इट इज मच वाइडर देन ऑडिट।
ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है इसके एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ऑडिट, ठीक है। इसका एग्जांपल है कंपाइलेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑडिटर नहीं बना सकता बट सीए तो बना सकता है ना। कंपाइलेशन सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज एटसेट्रा, ये सब क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, ठीक है। अब बात उठती है, जो भी प्रोफेशनल सर्विस दें, जो भी प्रोफेशनल सर्विस दे उसमें क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। पॉइंट, क्वालिटी इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है, कि जो भी मैं काम करूं उसमें क्वालिटी हो, ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है सर, और एक आईसीआई की बनती है। जो भी प्रोफेशनल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये प्रोफेशनल सर्विस में क्या हो, क्वालिटी हो, ठीक है। ये यूनिफॉर्म हो, ये नहीं कि हर सीए का अलग अलग तरीका है, नहीं सर, ये यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, सीए की तो बनती है, आईसीआई की भी बनती है, ठीक है। आईसीआई ensures the quality in professional services to be provided by CA. ये आईसीआई की ड्यूटी बनती है कि सीए जो भी प्रोफेशनल सर्विस दे उसमें क्या हो, क्वालिटी हो, ठीक है। तो आईसीआई का एक बोर्ड है, ठीक है, जिसका काम क्या है, स्टैंडर्ड्स इश्यू करना, जिसका काम क्या है, स्टैंडर्ड इश्यू करना। आईसीआई इश्यूज वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स over various प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, ओके। अब ये स्टैंडर्ड कौन कौन से है वो समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो आपके सिलेबस में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो आपके सिलेबस में है वो है एसएस, क्या है, एसएस, स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग, ठीक है। ये किस लिए बनाए जाते हैं, फॉर द ऑडिट ऑफ, फॉर द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फुल ईयर, पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हिस्टोरिकल है उसकी ऑडिट के लिए क्या अप्लाई होता है, एसएस, ठीक है। पूरे साल की, आपने ऐसा क्यों लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरे साल की बनती है, नहीं बेटा। जैसे लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की ना बन के एक कम पीरियड की बनती है, 3 महीने की, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट ने सेक्शन 129 ए भी निकाल दिया, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम अभी प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ कंपनीज को जो लिस्टेड नहीं होगी, बट उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पीरियोडिक बेसिस पे बनानी पड़ेगी। वो पीरियोडिक बेस 3 महीने हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, और फिर उसकी क्या करवानी पड़ेगी, ऑडिट भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब लॉ में तो उसको ऑडिट बोलते हैं, हमारे ऑडिट प्रोफेशनल में इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिव्यू, क्या बोला जाता है, लिमिटेड रिव्यू, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की नहीं है, एक लिमिटेड पीरियड की है तो हिस्टोरिकल, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लिमिटेड पीरियड की है, लिमिटेड पीरियड की है, लिमिटेड पीरियड का मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। एग्जाम्पल रखें इसका, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज,
ठीक बात है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेड पीरियड के लिए बन रही है, एग्जांपल लेस देन 1 ईयर, ऐसा किस कंपनी केस में होता है? जैसे कि लिस्टेड कंपनी के केस में क्या बनती है? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। इसे इसे क्या बोलते हैं? ऑडिट की बजाय इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? इसके लिए ऑडिट की बजाय वर्ड यूज होता है रिव्यू। इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? रिव्यू। हम क्या करने आए हैं? हम रिव्यू करने आए हैं। इसके लिए ऑडिट वर्ड यूज नहीं होता, रिव्यू वर्ड होता है। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू में लेस ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड। अब बताओ लेस ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों लिखे मैंने, फुल क्यों नहीं लिखे? अरे बेटा जब पीरियड ही कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिट भी क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। लेस ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंसेस। तो अगर मैं ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो ज्यादा एविडेंस, लेस ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो हाँ, इसमें हमारे पास एविडेंसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, लेस ऑडिट एविडेंसेस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी ओपिनियन के लिए मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है और एक मेरी ओपिनियन के लिए मेरे पास बहुत कम एविडेंस है, तो कौन सी ओपिनियन ज्यादा स्ट्रांग होगी? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारी ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड होती है? ऑडिट एविडेंस के ऊपर। तो एविडेंस कम है तो कम, हमारी ओपिनियन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ओपिनियन होती है लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो क्या नहीं होती? रीजनेबल नहीं होती, लेस रीजनेबल होती है। लेस रीजनेबल ओपिनियन। तीनों पॉइंट कनेक्टेड है। लेस ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होंगे तो लेस एविडेंस आएंगे, लेस एविडेंस आएंगे तो हमारी ओपिनियन भी क्या होगी? लेस रीजनेबल होगी। ठीक है, यानी कि लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस बोलते हैं इसे, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। अच्छा, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? एस आर ई, स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू इंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू इंगेजमेंट, फुल फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म बुक में दे रखी है। पॉइंट समझ में आ गया? उसके बाद आपने यहां पर एक वर्ड और यूज किया सर, क्या? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकली होती है। अच्छा, हिस्टोरिकल का मतलब क्या है? जो काम हो चुका है उसको लिखना, कितनी परचेज हो चुकी, कितनी सेल हो चुकी। हाँ, अब समझिए कि हम बैंक में लोन लेने गए, बैंक वाला कहता है हाँ भी कितने का लोन चाहिए? हमने कहा 50 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक वाला कहता है 50 करोड़ का लोन क्या करोगे? कहता है सर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस एक्सपेंड करना है। कितने साल के लिए चाहिए? 10 साल में हम आपका पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। बैंक कहता है हमें प्रोजेक्शन दिखाओ। प्रोजेक्शन बोले तो 10 साल का प्लान दिखाओ आपका, ये जो हम आपको 50 करोड़ रुपए देंगे वो आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, कितने की मशीन लेके आओगे, कितना पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च करोगे, कितना पैसा आप वर्किंग कैपिटल के तौर पे रखोगे। फिर ये दिखाओ कितना माल बना लोगे और उसमें एस्टिमेटेडली कितना माल बिक जाएगा और कितने में बिक जाएगा, और ईयर एंड पर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। और ये 10 साल तक की बना के दिखाओ। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 साल हो सकता है, 5 साल हो, 3 साल हो, जितने टाइम का लोन ले रहे हो कम से कम उतने साल का तो दिखाओ। बैंक वाला कहता है हमें फील करवाओ जो पैसा हम आपको दे रहे हैं वो सेफ है। और कैसे फील होगा? 10 साल के P&L और बैलेंस शीट के बेस पे। ये प्रोजेक्शन होती है। इसे हम क्या, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हिस्टोरिकल है? अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखाओ। बैंक वाला क्या करे? अगले साल मेरे पैसे का क्या होगा, तुम कितना पैसा कमाओगे या तुम कितना एसेट्स वगैरह होगी तुम्हारे पास में, अगले साल का बताओ, प्रोजेक्शन। तो हम जो भी फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो किसी बेस पर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 लाख यूनिट बना लूंगा जी, और 1 लाख में आइडिया है कि मैं 90,000 बेच दूंगा यूनिट। कहते 1 लाख में से 90,000 बेच देगा, ये तूने कैसे सोचा? सर मार्केट में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड बहुत है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है पानी का, कहता है इस पानी के ग्लास की मार्केट में डिमांड बहुत है, ठीक है, और मार्केट में सप्लाई क्या है? शॉर्ट है। अगर हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो हमें लगता है कि हम आराम से 90,000 यूनिट बेच पाएंगे। तो जो अजम्पशन आपने ली है वो क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जितना माल बनाएंगे सारा बिक जाएगा जी, कोई चक्कर ही नहीं है।
या हम कहें कि सर इस तरह के माल जो हम बनाएंगे वो हम इंडिया में नहीं बेचेंगे, हम इंडिया से बाहर बेचेंगे, इस कंट्री के अंदर इस तरह के माल की सप्लाई की जरूरत है, जो भी आपका एस्टिमेट हो। फॉर एग्जांपल आपने दिखा दिया कि 50 करोड़ में से हम 10 करोड़ की मशीनें खरीदेंगे, 10 करोड़ की मशीनें होंगी, तुम्हें ये कैसे पता, कम की भी तो हो सकती है, ज्यादा की भी तो हो सकती है। तो उसमें क्या होती है, कोटेशंस होती है कि देखो सर इस तरह की मार्केट में मशीन इतने रुपए में मिलती है, कोटेशंस, ठीक है। तो ये सारी क्या होते हैं, रीजनेबल बेस होने चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम बैंक में गए और बैंक क्या मांग रहा है, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर अजम्पशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्यूचर की अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है कि फ्यूचर में हम इतनी सेल कर देंगे, इतनी परचेज कर देंगे, एटसेट्रा, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, तुम तो दिखा रहे हो 1 लाख यूनिट बनाएंगे, आप तो लिख दोगे हम तो 5 लाख बनाएंगे और 5 लाख में से 10 लाख सॉरी 6 लाख सॉरी 4,80,000 बेच देंगे। हाँ ये बात तो ठीक है। तो ये जो आपने फ्यूचर में अजम्पशंस ली है, क्या ये रीजनेबल है, क्या ये रीजनेबल है? इसकी क्या करवाओ, ऑडिट करवाओ। हाँ जी, हाँ, लो, थैंक यू। ये जो आपने अजम्पशंस ली है वो रीजनेबल है या नहीं है? बैंक कहता है आप तो कुछ भी लिख दोगे यार, हमें कैसे पता लगेगा ये अजम्पशंस है, ये रीजनेबल है या नहीं है? कहता सर इसकी क्या करवा लेते हैं, ऑडिट करवा लेते हैं। अब बताओ क्या यहाँ पर ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो रही है? नहीं सर, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो रही है। यहाँ पर ऑडिट किसकी हो रही है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो रही है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं हो रही है। पॉइंट क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको, इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, SAE। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो ये ऑडिट है नहीं, ऑडिट नॉर्मली हम किसको बोलते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसको हम बोलते हैं SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर अश्योरेंस इंगेजमेंट, अदर देन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फुल ईयर एंड रिव्यू इंगेजमेंट। इन दोनों के अलावा अगर ऑडिट हो रही है तो कौन सी ऑडिट हो रही है बताओ? अगर मैं फुल ईयर की ऑडिट नहीं कर रहा हूं, हिस्टोरिकल की, अगर मैं पार्ट ईयर की ऑडिट नहीं कर रहा हिस्टोरिकल की, तो बचा क्या, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसका मतलब मैं किसकी ऑडिट कर रहा हूं, ऑडिट ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर अदर सॉरी स्टैंडर्ड फॉर अश्योरेंस इंगेजमेंट अदर देन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिव्यू इंगेजमेंट। तो यहां पर ऑडिट का मतलब क्या है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिव्यू इंगेजमेंट। इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने इश्यू कर रखे वो क्या है, SAEs। क्लियर, स्टैंडर्ड्स फॉर अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस इंगेजमेंट यहां पर कौन सी होगी, अदर देन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिव्यू इंगेजमेंट। और लास्ट पे बचता है SRS, स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन कौन सी सर्विस नहीं आएगी, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आएगी, रिव्यू एंगेजमेंट नहीं आएंगे, और ऑडिट ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आएगी। इसके अलावा एग्जांपल, कंपाइलेशन सर्विस, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम मिला हुआ है, कंपाइलेशन सर्विसेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल कैसे करना है, इसके बारे में। इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे कंपनी ने अपनी कंपनी का, एक कंपनी ने 4 प्रोडक्ट बेचती है, तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रही है, मुझे किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट की क्या करवा रहा हूं, ऑडिट करवा रहा हूं। हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है कंपनी एक्ट में,
बट सर मेरे को एक वो देखनी है, मैनेजमेंट चाहती है कि हमें पता लगे कहां पर गड़बड़ हो रही है सेगमेंट में, तो वो हम देखना चाहते हैं, तो सेगमेंट ऑडिट। कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। तो जो इन तीन के अलावा जो सर्विस बच गई वो क्या हो गई, रिलेटेड सर्विसेज। तो इसके लिए क्या आते हैं, SRS। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये आईसीआई इश्यू करती है। एक SQC भी अभी बाकी है, वो भी करेंगे हम, बट पहले ये चार समझने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे आओ बेटा, बुक में आओ अब। सबसे पहले पेज पे आओ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size and legal form. When such examination is conducted with a view to express an opinion thereon. इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ठीक है, जब कोई चीज लॉजिकली समझ में आ जाएगी ना तो अपने आप लाइनें याद होनी शुरू हो जाती है, रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट में क्या क्या चीजें आती है बताओ। अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? सबसे पहले क्या होती है, एंट्री होती है। पहले क्या होती है, एंट्री होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं। एंट्रीज का क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, पहले ये तीन चीजें हाईलाइट करेंगे। तो पहले क्या होती है, एंट्री होती है, फिर उसकी क्या होती है, कंपाइलेशन होती है, और फिर उससे क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अब ऑडिटर क्या क्या चीजें चेक करेगा? सबसे पहले जो एंट्रीज है, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज। अकाउंट हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज। जितनी एंट्री है वो सब की सब किस में है, अकाउंट्स में है। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे भाई हम ये कहना चाहते हैं कि कोई एंट्री कंपाइलेशन के दौरान ओमिट तो नहीं हो गई है, छूट तो नहीं गई है। ठीक है, इन दी प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बुक्स में जाएंगी। और ध्यान रखना कंपाइलेशन के दौरान कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। तीसरी बात, जो एंट्रीज हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, सपोर्टिंग होनी चाहिए। सपोर्टिंग का मतलब, सपोर्टिंग का मतलब उसका एविडेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ये दिखा रही है ट्रेवलिंग एक्सपेंस 5 लाख का, तो 5 लाख की ट्रेवलिंग के बिल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेवल कैसे की, बाय प्लेन, तो ट्रेन प्लेन की टिकट लगी होनी चाहिए। बाय ट्रेन गए तो ट्रेन की टिकट होनी चाहिए। होटल वगैरह में स्टे किया तो होटल के क्या होने चाहिए, बिल होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने दिखाया परचेज तो परचेज का बिल होना चाहिए। आपने दिखाया इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सपोर्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एंट्री का सपोर्ट क्या है, बेस क्या है, आपने एंट्री किस बेस पे कर दी। आपने एंट्री में दिखाया 5 लाख का परचेज किया हमने, मुझे कैसे पता लगेगा 5 लाख की परचेज है? कम की भी तो हो सकती है, ज्यादा की भी तो हो सकती है। तो कहता बिल देख लो ना सर आप। ठीक बात है, ओके। उसके बाद में कंपाइलेशन से क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगुअस? एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ, नॉट कंफ्यूजिंग। एम्बिगुअस का एक मतलब होता है ड्यूअल मीनिंग, एक बातों के दो मतलब निकलना। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, दो मतलब नहीं भाई, एक ही मतलब निकल रहा है। इन सिंपल वर्ड इसी को क्लियर बोलते हैं बेटा। ठीक है, ओके। तो जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह की होती है बेटा, ये बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह की होती है, दो तरह की। ठीक है, एक बैलेंस शीट और एक P&L। तो ये ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मेटिव विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक बात। और तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू एंड फेयर। पॉइंट सब में आया? चलो इसको साइड में लिखेंगे एक बार समझने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी प्रोसेस यहीं पे लिखेंगे। पहले क्या होती है,
पहले होती है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, पहले क्या होती है ट्रांजेक्शन्स, फिर क्या होती है ट्रांजेक्शन से क्या बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, और फिर उससे क्या बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंपाइलेशन, कंपाइलेशन। तो ऑडिटर क्या चेक कर रहा है ट्रांजेक्शन जो है उसकी प्रॉपर सपोर्टिंग है या नहीं है, ट्रांजेक्शन की प्रॉपर सपोर्टिंग होनी चाहिए, और सारी की सारी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड होनी चाहिए, कोई ओमिशन नहीं होनी चाहिए, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स में मैंने लिखवा रखा, थोड़ा अच्छे से लिखवा दिया। चलो आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जनरल बेनिफिट की बात करते हैं कि ऑडिटेड अकाउंट क्या प्रोवाइड करते हैं बताओ, ऑडिटेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर, कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है जिसपे हम भरोसा करने जा रहे हैं वाकई में भरोसे लायक है या नहीं है। इट गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव, जो इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव है, मतलब उसमें क्वालिटी है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, ओके। और उसके बाद में इन केस ऑफ कंपनीज, अब यहां से स्टार्ट होगा पहला, in case of companies shareholder may not be involved in affairs of the company, affairs of the company मतलब मैनेजमेंट, शेयर होल्डर क्या लगाते हैं पैसा लगाते हैं, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, बट ज्यादातर केसेस में डायरेक्टर जो सॉरी शेयर होल्डर जो होते हैं मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, हाँ ये बात भी ठीक है। एज अ शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, दे नीड, शेयर होल्डर नीड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बोले तो सिस्टम, ताकि हमें ये पता लग जाए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट हमारे सामने रख रही है वो क्वालिटेटिव है और रिलायबल है। तो कौन बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटेटिव है या और रिलायबल है, कौन बताएगा ऑडिटर। तो हेंस देयर इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड, सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बाय ऑडिट। तो यहां पर यहां से लेके यहां तक पहला पॉइंट क्या बना, ऑडिट क्या प्रोवाइड करती है, इट सेफगार्ड्स, इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ये पहला पॉइंट, ठीक बात है ना। फर्स्ट एक नंबर लिख देता हूं, आगे आगे आओ। अगला पॉइंट क्या कहता है, ये लिख लिया बेटा, और इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर द फियर बीइंग डिस्कवर्ड बाय ऑडिट। कहता भाई मत करना फ्रॉड, क्यों, साल के एंड पे ऑडिट होगी, और ऑडिटर जो है वो आपके फ्रॉड को क्या कर लेगा डिस्कवर कर लेगा, एक्सपर्ट बंदा है, कहता है यार उसको पैसे ऑफर कर देंगे, कहता है ये हमारे बीच में से उठ के नहीं आएगा भाई, इंडिपेंडेंट बंदा होगा और उसके पास ऑलरेडी सीए के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, हम कितना पैसा ऑफर कर देंगे, ठीक बात है ना। ऑडिटेड फाइन, ये दूसरा आ गया, एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। relied upon by audited financial statement relied upon by lenders bankers for making credit decision, ठीक है। तीसरा यहां तक ही कर लेते हैं, तो यहां पर लिखते हैं असिस्ट, इट असिस्ट टू असिस्ट द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प करती है, गवर्नमेंट की हेल्प किसमें टैक्स डिटर्मिनेशन में, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प किसमें इन मेकिंग क्रेडिट डिसीजंस, ठीक है। हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्ट फ्रॉड और एरर, ठीक है।
और हेल्प करती है मैनेजमेंट की किस चीज की, पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल। ऑडिटर क्या करता है, कंट्रोल्स को चेक करता है, तो जहां भी कंट्रोल में डेफिशिएंसी होगी वो किसको इन्फॉर्म कर देगा, मैनेजमेंट को पॉइंट आउट कर देगा। तो ये फोर्थ पॉइंट किसका है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्ट द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है ऑडिट। समझ में आया? क्या ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, बताओ? क्या ऑडिट हमेशा मैंडेटरी ऐसा जरूरी है? नॉट नेसेसरी मैंडेटरी, ऑलवेज मैंडेटरी। ऑडिट हमेशा मैंडेटरी ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनीज वगैरह के लिए क्या है, कंपलसरी है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 139, ठीक है। एग्जांपल सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज may be compulsory requiring audit under tax laws. Example section 44AB of the Income Tax Act 1961. Okay, for example in India every person is required to get the account audited if turnover crosses certain threshold limit under income tax law. कितनी है, 1 करोड़, और अगर प्रोफेशनल सीट 25 करोड़ 25 लाख से ज्यादा है तो। अब मेरे ख्याल से अमेंड हुई है या अगले साल से अमेंड हो रही है, 1 करोड़ का कह रहे थे ना, 2 करोड़ करेंगे, चलो जो भी आ जाए अपने, अब तो टैक्स लो ही चेंज हो जाएगा। अगर कुछ एंटिटीज ऐसी है जैसे स्कूल वगैरह, इनके अकाउंट्स की ऑडिट हो जाती है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए तो गवर्नमेंट कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करवाओ, ऑडिट करवाओ। इन शॉर्ट ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। ये तो हमने वो केसेस बताए जहां जहां ऑडिट क्या हो सकती है, कंपलसरी हो सकती है। मैनी एंटिटी गेट देयर अकाउंट, मैनी एंटिटी में, अब यहां पर वर्ड क्या आ गया, मे का मतलब क्या है, वॉलंटरी, ऑडिटेड वॉलंटरी बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, क्योंकि ऑडिट के बेनिफिट है, पिछले पेज पे पढ़ा ना, हमें ये पता लग जाएगा ना कहां का गड़बड़ है, हमें ये पता लग जाएगा कहां कहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीकनेस है, हमें ये पता लग जाएगा कहां कहां इंप्लॉइज ने फ्रॉड किया हुआ है। ठीक बात है ना, ठीक है। आगे आओ, इसको छोड़ दो, चाहे इसका कुछ नहीं करना, पिछले पेज पे बता रखा है, ये पिछला पॉइंट है ऑडिट का। अब आते हैं एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट, क्या फायदा होगा बताओ, एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब कंपनी ऑडिट का दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट। तो एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, कंपनी ऑडिट। आपने जब कंपनी एक्ट पढ़ा होगा तो एक सेक्शन 138 आया होगा, एक सेक्शन 139 आया होगा, तो कंपनी ऑडिट अंडर सेक्शन 139, कंपनी ऑडिट अंडर सेक्शन 139 इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिट, और ऑडिट अंडर सेक्शन 139 इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। तो हम किसकी बात करेंगे भी, एक्सटर्नल ऑडिट की, बाहर से आएगा ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा। इससे क्या होगा, एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो पिछले पेज पे भी आया था, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट में सबसे पहला ही बेनिफिट क्या था, ये आप यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि ऑडिटर ये बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल है या नहीं है, क्वालिटेटिव है या नहीं है। ठीक बात है। इसको हम रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट भी बोलते हैं। अब बताओ रीजनेबल अश्योरेंस क्यों बोला, फुल अश्योरेंस क्यों नहीं बोला, क्योंकि फुल अश्योरेंस दे ही नहीं सकते। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट भी बोलते हैं। ओके, इन इंडिया कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। हाँ, यही तो है सेक्शन 139, every company shall get its financial statement audited by a person qualified under section 141। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में चूज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में चूज, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेनिफिट ऑफ ऑडिट है, ये भी पीछे पेज पे आ चुका, क्लियर है।
क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट करवाता हूँ कि एक ऑडिटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, फाइनेंशियल मैटर की, ठीक बात है। तो आप में कौन कौन से बेसिक फीचर होने चाहिए। टैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, काम करना। टैक्ट का मतलब काम करने का तरीका, मेथड। तो ऑडिट करने का आपको क्या आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, ठीक बात है। क्वेश्चन, सावधान रहना। फर्मनेस, अडिग रहना। गुड टेम्परामेंट, आपका टेम्परामेंट सही होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट के दौरान आप मान के चलो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है। आप बहुत सी इंफॉर्मेशन मांगोगे, मैनेजमेंट आपको हो सकता है इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, तो उस टाइम गुस्से में नहीं आ रहा है। आप जब ऑडिट करने जाते हो तो आपकी एंगेजमेंट टीम जाती है, जिसमें आप मान के चलो 18-19 साल के बच्चे भी होंगे, ठीक है। और आपको कंपनी के अंदर डायरेक्टर से भी डील करना है, जिसकी एज हो सकता है 60 साल 65 साल हो। तो सबसे बात करने का तरीका आपका सेम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो हाउ टू बिहेव आपको आना चाहिए। आपको अपना टेम्परामेंट क्या रखना है, कूल रखना है। ईमानदारी, ईमानदारी आपके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। ये वर्ड काट देते हैं अपन। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन रखते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब मर्जी, जजमेंट, इसको हम जजमेंट लेना बोलते हैं कि आपको कई कई जगह अपनी खुद की जजमेंट लेनी पड़ सकती है। पेशेंस रखना है, रिलायबल रहना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वालिटी है जो ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस, आपका ईमानदार और इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 11 में, ये बहुत जरूरी है बॉस। ऑडिटर जो है वो एक ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड करता है। शेयर होल्डर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, तो किस भरोसे से अपॉइंट किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ होगी तो हमें ये ऑडिटर बता देगा, ठीक बात है। आपके अंदर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल रिक्वायरमेंट। अब एक सिंपल सी बात बताओ ना बेटा, जब आप लोग आर्टिकलशिप करोगे, आपके एग्जाम पास में आ जाएंगे, तो आपको किस चीज की टेंशन होगी, एग्जाम की, तैयारी की, कोचिंग की, इन सब की होगी। आप क्या चाहोगे, छुट्टियां। और सीए क्या चाहेगा, काम। तो यहाँ पर बेसिक ह्यूमन क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि सामने वाला बंदा किस चीज को लेकर परेशान है। तो ये नहीं कि भाई उसने तो मेरे पास यहाँ पर 2 साल आर्टिकलशिप करनी है तो 2 साल तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बेसिक ह्यूमन क्वालिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आप बीमार हो, तो क्या करना चाहिए, सीए को छुट्टी देनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो सीए को क्या करना चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए। तो ये बेसिक ह्यूमन नीड है। ये नहीं कि मैं सीए बन गया, मेरे को टेक्निकल नॉलेज अब बहुत ज्यादा होगी, उससे आप ऊपर नहीं उठते। बेसिक ह्यूमन क्वालिटी भी आप में होनी चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम को समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। चलो ये बात भी ठीक है। आगे, आपके अंदर एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, ठीक है, ऑडिटिंग की, एटसेट्रा। आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब जब हम सीए फाउंडेशन कर रहे थे तो हमारे माइंड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता था कि हम मैथ क्यों पढ़ रहे हैं। 12:15 12:30, आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया था ना। हाँ 1 बजे चलेंगे, 1 बजे का शो है। 1 मिनट, सर का फोन ही आ गया। हेलो, बस 5-7 मिनट में छोड़ देता हूँ। अच्छा तुम लोग भी जा रहे हैं मूवी देखने, अच्छा कमिटमेंट तो उनको किया था। चलो, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑडिट का बाकी सब्जेक्ट से क्या लेना देना है, बताओ। जैसे इसमें ये बताया गया कि अकाउंटिंग से क्या लेना देना, बताओ। अगर मेरे को अकाउंटिंग ही नहीं आएगी तो क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा। अगर मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी नहीं आती, तो मैं चेक कैसे करूंगा। क्या मुझे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे कंपनी एक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो मैं कंप्लायंस ऑफ लॉ कैसे चेक करूंगा। मुझे इनकम टैक्स की नॉलेज ही नहीं है तो मुझे कैसे पता लगेगा इन्होंने टैक्स का प्रोविजन ठीक बना रखा है नहीं बना रखा। मुझे हर लॉ की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ उन्हीं लॉज की नॉलेज होनी चाहिए जो किसको अफेक्ट करे, अफेक्टिंग दी एंटिटी, जिसका किससे रिलेशन है, एंटिटी। अब मान लो एक कंपनी ऐसी है जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ही नहीं है, तो क्या मुझे कस्टम लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको अफेक्ट ही नहीं कर रहा। सही बात है ना। एक एंटिटी ऐसी है जहां पर फॉरेन करेंसी का कोई लेन देन नहीं है,
तो क्या मुझे AS11 की थोरो नॉलेज होनी जरूरी है? जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको अफेक्ट ही नहीं कर रहा। क्या मुझे फेमा की नॉलेज होनी चाहिए? किस लिए? जब अफेक्ट ही नहीं हो रही वो एंटिटी। पॉइंट क्लियर ना? इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए? थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए सर, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। अभी मेरे सामने कुछ बच्चों का फोन आया, जैसे जो आर्टिकलशिप करते हैं तो उनके भी कई बार फोन आ जाते हैं कि सर हमें ये इश्यू मिल रहा है ऑडिट के दौरान, कुछ हेल्प करो। एक कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया, पिछले साल टर्नओवर था 200 करोड़ और इस साल उनका टर्नओवर होगा 225 करोड़ के आसपास। तो बच्चे का फोन आया कि सर एक कंपनी की ऑडिट पे बैठा हूं और उनका टर्नओवर जो है ना वो 10% से ज्यादा बढ़ गया। मैंने कहा 10% बहुत ज्यादा नहीं लग रहा बेटा, इतनी तो मतलब परसेंटेज रीजनेबल सी लग रही है मुझे तो। बोला सर कमाल की बात यह है कि इनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, सेल क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट जो है ना वो सेम ही बिक रही है, उतनी बिक रही है, प्राइस 10% बढ़ गया। मैं कहा प्राइस बढ़ गया 10%, यानी कि सेल कैसे बढ़ेगी? या तो ये यूनिट है, इसको बेच रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा दो, या इस यूनिट का क्या बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो। तो मैंने कहा बेटा प्राइस बढ़ा दिया होगा। सर यही तो प्रॉब्लम हो रही है। अब प्राइस ये बढ़ा कैसे सकते हैं? जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूं उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या होता है? खतरनाक चीज होती है। आज मुझे बताओ, क्या कोई कंपनी एसी बनाती है, वो अपने एसी का सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा देगी एकदम से? क्यों नहीं बढ़ाएगी? मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, इतनी कंपनी है जो एसी बेच रही है। तो कहते सर मेरे को बस यही डाउट हो रहा है। मैं कहता हूँ बेटा सेल के बिल चेक करे, सेल के बिल चेक करे, सेल के बिल चेक कर, और उसमें ये चेक कर कि जो माल जो है वो सभी उन्हीं पार्टीज को जा रहा है पहले वाली, या कोई नई पार्टीज को भी बिल काटे गए हैं। कि अगर कोई सेल प्राइस बढ़ा के किसी नई पार्टी को माल जा रहा है तो इसका मतलब वो पार्टी क्या हो सकती है? फेक हो सकती है। क्या सर मुझे कैसे पता लगेगा पार्टी फेक है जेन्युइन है? डायरेक्ट कंफर्मेशन। हमारे पास एक ऐसे आएगा SA 505। अगर आपको किसी एविडेंस के ऊपर डाउट है तो आप उस पार्टी से क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कंफर्मेशन भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट कंफर्मेशन करना। मैं ये भी नोट करना कहीं इन्होंने रिलेटेड पार्टी को तो माल नहीं बेच दिया है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी को तो जितने चाहे उतना बिल काट दो। बोला हाँ सर ये पॉइंट है। तो अब देखो, मुझे उस बच्चे को इकोनॉमिक्स की नॉलेज थी और मुझे भी नॉलेज थी इकोनॉमिक्स की, कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, सेलिंग प्राइस घटा दिया तो मार्केट क्या हो जाएगी, उनकी सेलिंग मार्केट क्या हो जाएगी, कम हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें कनेक्ट करती है। बिहेवियरल साइंस अभी बताया ना, 18 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के बुढ़े से भी आपको क्या करना पड़ेगा? डील करना होता है। बस 5 मिनट। तो यहां पर ये हम नहीं कह सकते ना कि आप सबसे एक तरीके से बिहेव करो। अब जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हो, क्या आप अपने बाप से बात कर सकते हो? वैसे दोस्त से बात करते हो, एक लाइन में 3 बार गालियां निकलती है, तो बिहेवियर क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है ना। तो ये आपको आना चाहिए। मैथ और स्टैट्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ARP करने के लिए। अभी आएगा ARP, सैंपलिंग पिक करने के लिए, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, सैंपल कैसे चूज करूं। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आजकल सारा काम ही किसमें होता है? कंप्यूटर में। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हाँ, फंड फ्लो रेशियो एनालिसिस करने के लिए, कैपिटल बस्टिंग के लिए, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, हाँ, ताकि मुझे ये पता लगे कि कंपनी ने जो कॉस्टिंग दिखा रखी है वो ठीक दिखा रखी है या नहीं दिखा रखी है। बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए, कॉस्ट सिस्टम वगैरह की, एटसेट्रा। ये वाला पॉइंट है ना बीच वाला, ये आप पढ़ के आ जाना चाहिए। आज इतना काफी है। आगे देखो क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। और ये भी पढ़ के आना, लिखना कुछ मत, लिखवाऊंगा मैं। ये पेज नंबर 7 तक पढ़ के आना, 7 नहीं 8 तक, 8 तक पढ़ के आना। मार्क मैं करवाऊंगा, आप लिखना कुछ भी नहीं, ठीक है।